सो हाय गाइस, वेलकम टू अनअकैडमी नीट। आई एम आकांक्षा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज अगले 10-12 मिनट के अंदर अंदर हम कोशिश करेंगे कि क्लास 12 फिजिकल केमिस्ट्री में जितनी भी फॉर्मूलाज हैं उनको वन शॉट में फटाफट से रिवाइज कर लें। और यार इसी सेशन का पीडीएफ आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, तो फटाफट से वीडियो को पॉज कर तुरंत से ज्वाइन कर लीजिए मेरा टेलीग्राम चैनल, क्योंकि यहीं पर बहुत सारा खजाना का पिटारा खुलने वाला है 2025 एस्पिरेंट्स के लिए। और यार इसी के साथ इसी चैनल पर आज रात 8 बजे मैं आपको एक्सटेंसिव क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने जा रही हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ चुनिंदा बहुत ही बढ़िया 320 क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे होंगे। प्लीज उस सेशन में जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। सेशन का लिंक मैंने ऑलरेडी पिन करा दिया है इन द कमेंट सेक्शन। देखो यार, हमारे पास क्लास 12 फिजिकल केमिस्ट्री में कुल मिलाकर 3 चैप्टर्स हैं, सॉल्यूशंस, केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तीनों ही थोड़े बड़े चैप्टर्स हैं, यानी कि काफी सारे वहां पर एक्सप्रेशंस हैं। तो फटाफट से आज इस सेशन की मदद से कोशिश करेंगे कि सबको हम कंपाइल कर एक जगह कवर कर रहे हैं, सच दैट टेस्ट देने से पहले या कभी भी तुम आराम से इस वीडियो को चलाओ और फटाफट से रिवाइज कर लो। देखो यार, सबसे पहले शुरुआत करते हैं सॉल्यूशंस चैप्टर से। तो उसमें हम बॉइलिंग पॉइंट को कैसे डिफाइन करते हैं? बॉइलिंग पॉइंट होता है वो टेम्परेचर जहां पर हमारा वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर। अब यार वही अगर एक्सटर्नल प्रेशर हमने 1 बार ले रखा है तो उसको हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। और वही एक्सटर्नल प्रेशर अगर हमने 1 atm ले रखा है तो उसको हम कहते हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। फिर उसके बाद अपने पास आता है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ हमारा क्या कहता है कि देखो यार, कोई भी मान लो कंपोनेंट है ए नाम का, अगर आपके पास कोई कंपोनेंट है तो उसका जो पार्शियल प्रेशर होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसका मोल फ्रैक्शन, है ना। और यहां पर जब आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन का हटाते हो तो तुम्हारे पास क्या आता है? प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर, तो पी नॉट ए। तो बेसिकली यहां पर जो पी ए दैट इज द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, और बेटा जो पी नॉट ए है वो क्या है? प्योर का वेपर प्रेशर है। फिर इसके बाद हमारे पास ऑब्वियसली ऐसे ही अगर दूसरा कंपोनेंट बी भी हमारे पास प्रेजेंट है तो पूरे सॉल्यूशन का जो टोटल प्रेशर होगा वो पी ए प्लस पी बी के बराबर होगा। राउल्ट्स लॉ के मुताबिक इट विल बी इक्वल टू पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। याद रखना कि हमारे पास यहां पर एक्स ए प्लस एक्स बी 1 के बराबर होता है। तो फर्दर हम ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं किसी एक कंपोनेंट के टर्म्स में। वहीं जो आपका राउल्ट्स लॉ होता है ना, वो लिक्विड फेज या फिर सॉल्यूशन फेज के लिए वैलिड होता है। अगर तुम वेपर फेज या गैसियस फेज में चले जाओ, किसमें भला? वेपर फेज या गैसियस फेज में चले जाओगे तो भाई फिर वहां पे हमारे पास जो लगता है वो क्या होता है? डाल्टन्स लॉ। तो डाल्टन्स लॉ हमारा क्या कहता है कि किसी भी कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन मोल फ्रैक्शन कौन सा भला? वेपर फेज वाला मोल फ्रैक्शन। तो जो भी उसका मोल फ्रैक्शन होगा इन द वेपर फेज। तो जब आप ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो तुम्हारे पास टोटल कंपोनेंट का टोटल प्रेशर कितना है, यानी कि पी टोटल आ जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर ये एक्सप्रेशन बन गया। तो थोड़ा सा फर्क है दोनों के बीच में, यहाँ पी नॉट ए आता है प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने पर, और यहाँ पर पी टोटल आता है। और वहीं यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इन दी लिक्विड फेज है और यहां मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इन दी वेपर फेज है। आइडियल सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो यार उसके थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स के बारे में पूछते हैं कि डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग, डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग, फिर इसी के साथ पहले लिख देंगे डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग, डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग एंड डेल्टा जी ऑफ मिक्सिंग। हमेशा याद रखो कि सॉल्यूशन चाहे आइडियल हो नॉन आइडियल हो, डेल्टा एस हमेशा ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव आएगा, डेल्टा जी हमेशा लेस देन 0 यानी नेगेटिव आएगा। आइडियल सॉल्यूशन है तो उसके लिए एंथैल्पी और वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग दोनों ही क्या आते हैं भला? 0 के बराबर आते हैं। अब यार नॉन आइडियल सॉल्यूशंस आपके पास 2 तरीके के हो सकते हैं, एक वो जो कि पॉजिटिव डेविएशन दिखाएं और दूसरे वो जो कि नेगेटिव डेविएशन दिखाएं फ्रॉम दी राउल्ट्स लॉ। तो एक हो सकते हैं जो कि पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहे हैं और दूसरे हो सकते हैं भाई नेगेटिव डेविएशन। मैं जो है लगातार टाइम देखती रहती हूँ कि यार टाइम फटाफट से मुझे आपको कंप्लीट कराना है, बिकॉज आई अंडरस्टैंड आपके टाइम की वैल्यू। और मैं खुद भी ये चाहती हूँ कि इस समय पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको वैसा कॉन्टेंट दे रही हूँ कि आपकी यार कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक प्रोडक्टिव चीज़ मिल जाए और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो पाए। तो मैं पहले से ऐसे स्लाइड्स प्रिपेयर करके लाती हूँ कि भाई फटाफट जो है आपकी चीज़ें रिवाइज हो जाए। देखो यार, पॉजिटिव सोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑब्जर्व्ड प्रेशर होता है ना वो ज़्यादा आता है आपके राउल्ट्स लॉ वाले प्रेशर से। मतलब राउल्ट्स लॉ के मुताबिक तो ये होना चाहिए, लेकिन अपना प्रेशर इससे ज़्यादा निकल के आता है। नेगेटिव डेविएशन की बात करें तो वहाँ पर ऑब्जर्व्ड प्रेशर इससे कम निकल कर आता है, यानी कि पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी से हमारे पास जो प्रेशर है वो कम निकल कर आएगा। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस वापस से आपके पास 2 तरीके के होते हैं, एक वो जो कि पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं राउल्ट्स लॉ से, अभी आपने सीखा, और दूसरे कौन भला? जो कि नेगेटिव डेविएशन दिखा रहे होंगे फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो याद रखना यार कि पॉजिटिव डेविएशन के लिए अगर हम थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स की बात करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये काफी पूछते हैं। तो यहाँ पर अपना डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग, डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग एंड डेल्टा जी ऑफ मिक्सिंग, तो ये तो तय है कि ये तो भाई यही रहने वाले। बाकी क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन है, दिस विल बी ग्रेटर देन 0 एंड दिस विल ऑल्सो बी ग्रेटर देन 0। नेगेटिव डेविएशन की अगर हम बात करते हैं तो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग लेस देन 0, वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग लेस देन 0, है ना। मतलब कि
नेगेटिव, और एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग यहाँ पे पॉजिटिव, एंड अपना जो डेल्टा जी है वो यहाँ पर कैसा रहता है, नेगेटिव रहता है। आगे बढ़ते हैं, अगर आप ग्राफ देखोगे तो आइडियल सोल्यूशन के लिए बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, जैसे कि राउल्ट्स लॉ के मुताबिक आना चाहिए। और वहीं अगर हम नॉन आइडियल सोल्यूशन की बात करें, पॉजिटिव डेविएशन में ऊपर की तरफ कर्व जा रहे होते हैं, जबकि नेगेटिव डेविएशन में कर्व नीचे की तरफ आ रहा होगा, ठीक है, तो ये होगा आपका नेगेटिव डेविएशन। फिर आगे बढ़ते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जहां से पक्का ही क्वेश्चन आने वाला है। पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि डेल्टा पी बाय पी नॉट हमारा जो है किसके बराबर होता है, विच इज पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, यानी कि आपका जो पी नॉट है यहाँ पर दैट इज दी प्योर वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट माइनस पी एस यानी कि प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, दिस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। और क्योंकि हम बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो ये एक फॉर्मूला बन गया। वहीं अगर आप रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को रिलेट करना चाहते हो मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट से, तो आपके पास ये वाला और एक एक्सप्रेशन आता है जहां पर आप कहते हो कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विल बी इक्वल टू स्मॉल एम। स्मॉल एम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है हमारी मोलालिटी को, है ना, विल बी इक्वल टू मोलालिटी मल्टीप्लाइड बाय द मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय 1000। फिर यार अपने पास जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है दूसरी वाली, दैट इज दी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे हम ये कहते हैं कि जो अपना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी कि डेल्टा टीबी होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोलालिटी, और डेल्टा टीबी जो होता है ना वो केबी एम के बराबर होता है, जहां पर आपका जो केबी है वो और कुछ नहीं बल्कि आपका क्या है, इबालियोस्कोपिक कांस्टेंट है या फिर मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है। इसी के साथ अगर हम बात करें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में, तो बिल्कुल सेम टू सेम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कॉपी पेस्ट करनी है भाई। तो हमारे पास क्या आता है कि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, और यहां से जब आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हो तो केएफ आता है, और केएफ आपका क्या है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। याद रखना कि केएफ और केबी जो है डिपेंड करते हैं ऑन दी नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, है ना, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करते हैं, बाकी किसी चीज से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, कांस्टेंट वैल्यू होती है एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए। फिर ऑस्मोटिक प्रेशर होता है पाई इज इक्वल टू सीआरटी, जहां पाया आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है, सी आपकी कॉन्सेंट्रेशन है जिसको कि हम यूजुअली मोलारिटी के तौर पर लेते हैं, और आर आपका यहाँ पर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल भी हो सकती है, जिसकी वैल्यू 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल भी हो सकती है, जिसकी वैल्यू 0.0831 लीटर बार पर केल्विन पर मोल भी हो सकती है, और जिसकी वैल्यू या 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल भी होती है, मतलब कैलोरीज में इसकी इतनी वैल्यू रहती है। फिर इसके बाद अपने पास आता है वैन हॉफ फैक्टर। अब वैन हॉफ फैक्टर को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय दी नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और इसको हम वैन हॉफ फैक्टर को सिंबल स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल्सो हमारे पास इसको हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं कि भाई टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं बिफोर, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं हमारे पास आफ्टर या आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन जो भी हो रहा है, डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन या डिसोसिएशन, ठीक है। तो हमेशा याद रखना क्योंकि डिसोसिएशन के बाद पार्टिकल्स का नंबर हमेशा बढ़ेगा, तो इसीलिए डिसोसिएशन के केस में हमारे पास जो वैन हॉफ फैक्टर होता है वो हमेशा ही ग्रेटर देन 1 रहता है। वहीं अगर हम बात करते हैं बेटा हमारे पास डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगी, वहीं पे अगर हम बात करते हैं एसोसिएशन के केस में तो वहां पर अपनी जो वैल्यू है वैन हॉफ फैक्टर की वो हमेशा लेस देन 1 आती है। क्यों लेस देन 1 आती है? क्योंकि हमारे पास वहां पे क्या हो रहा होगा, पार्टिकल्स एसोसिएट करें तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम ही बनेंगे। उसके बाद नेक्स्ट अपने पास क्या आता है, मॉडिफाइड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। बेटा सारे के सारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम क्या इंट्रोड्यूस कर देते हैं, भला अपना जो वैन हॉफ फैक्टर है उसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो अपने पास पता है क्या आता है कि देखो पहली जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है दैट इज डेल्टा पी अपॉन पी विच इज इक्वल टू आई वैन हॉफ फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय वही द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट, या फिर अगर आपको उस वाले फॉर्मूला के टर्म्स में भी लिखना है मोलालिटी वाले तो उसको भी लिख दो। तो डेल्टा टी भी आपका क्या हो जाएगा, आई के बी एम के बराबर हो जाएगा। बेटा ऐसे ही डेल्टा टी एफ तुम्हारा क्या हो जाएगा, आई के एफ एम के इक्वल हो जाएगा। ऐसे तुम्हारे पास जो अपना लास्ट क्या बच गया, ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना, तो लास्ट विच इज ऑस्मोटिक प्रेशर इज पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी, दैट्स इट। फिर अपने पास क्या होता है ना, फिर देखो यार, हाँ एक चीज को और ध्यान रखना, क्वेश्चन करने में ये चीज आपकी बहुत ज्यादा यूज होगी, एंड दैट इज कि अपना जो वैन हॉफ फैक्टर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है यानी कि डेल्टा टीबी, एंड इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। और वहीं जो आपका वैन हॉफ फैक्टर होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर या फिर फ्रीजिंग पॉइंट के। इसको पता है कैसे ध्यान रखना है, देखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, दोनों कम कम हो रहे हैं, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वैन हॉफ फैक्टर के। जबकि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है और अगर फॉर्मूला लिखोगे तो पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी होता है, तो बेटा आई की वैल्यू ज्यादा तो पाई की वैल्यू ज्यादा, है ना। और ऐसे ही बॉइलिंग पॉइंट के एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है तो आई ज्यादा तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा रहता है। हेनरीज लॉ क्या कहता है, देखो यार हेनरीज लॉ कहता है कि अपने पास अगर कोई गैस होगी ना
हेनरीज लॉ का बड़ा सिंपल सा जो है फॉर्मूला है, और वो क्या है कि अपने गैस की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डायरेक्टली, उसका प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू दी सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस, तो जो भी उस गैस की सॉल्युबिलिटी होगी। ठीक है यार, यहाँ पर ये सॉल्युबिलिटी को आप एस से भी रिप्रेजेंट करते हो और एक्स यानी कि आपका जो मोल फ्रैक्शन होता है उससे भी रिप्रेजेंट करोगे। फिर जब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट आएगा, विच इज भला क्या, हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है, और यार ये जो हेनरीज कांस्टेंट होता है ना, ये स्पेसिफिकली आपके गैस के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब एक पर्टिकुलर गैस की एक फिक्स्ड वैल्यू आने वाली है। तो अपने पास क्या होगा कि KH जो होता है ना, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, यानी कि KH की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी सॉल्युबिलिटी आपकी उतनी कम रहने वाली है। फिर अपने पास क्या आता है नेक्स्ट, बेटा हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पास। तो सॉल्यूशंस चैप्टर के इसी के साथ सारे फॉर्मूलाज हमने रिवाइज कर लिए हैं। आगे हम बढ़ते हैं और यहाँ पर हमारे पास आता है कंडक्टेंस, है ना। सबसे पहले कंडक्टेंस वाले फॉर्मूलाज को रिवाइज कर लेते हैं। तो यार बड़ा सिंपल है कि कंडक्टेंस जो होता है आपका, देखो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में फटाफट से सारे फॉर्मूलाज बता देती हूँ। अपने पास रेजिस्टेंस होता है रो इंटू एल अपॉन ए, है ना बेटा। जहाँ पे रो क्या होता है, रो स्टैंड्स फॉर रेजिस्टिविटी, और वहीं जो हमारा एल अपॉन ए होता है दैट इज नथिंग बट दी सेल कांस्टेंट, है ना। तो आपका जो सेल कांस्टेंट है उसकी यूनिट या तो मीटर इनवर्स या तो सेंटीमीटर इनवर्स हो सकती है, और उसके बाद आर की अगर हम यूनिट की बात करते हैं तो आर की यूनिट ओम होती है। वहीं पर कंडक्टेंस को सिंबल सी से रिप्रेजेंट किया जाता है एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन आर। तो इसका हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा कापा इंटू ए अपॉन एल, जहां पर आप मतलब इसका रेसिप्रोकल कर देना तो ये फॉर्मूला आता है, जहां पे हमारा जो कापा है वो और कुछ नहीं बल्कि कंडक्टिविटी होता है। अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कंडक्टेंस की जो यूनिट होती है वो ओम इनवर्स होती है, ओम इनवर्स को ही साइमंस भी कहा जाता है। और इसी के साथ बेटा जो कापा होता है ना, कापा की जो यूनिट होती है वो क्या हो सकती है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स या फिर साइमन मीटर इनवर्स। तो साइमन मीटर इनवर्स या साइमन सेंटीमीटर इनवर्स कापा की जो है कोई भी यूनिट हो सकती है। दूसरा अपने पास जो आता है दैट इज, तो यहां से अपने को क्लियर हो गया कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी वगैरह का फॉर्मूला। बेटा दूसरा अपने पास आता है टाइप्स ऑफ कंडक्टेंस। तो उसमें पहला आता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, 1 ml सोल्यूशन की कितनी, 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन की कंडक्टेंस कितनी है। तो उसके लिए अपने पास फॉर्मूला होता है कि कापा इज इक्वल टू, कापा को ही स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं, आपका कंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाय दी आपका सेल कांस्टेंट, है ना। तो कापा इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। फिर इसके बाद जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया, इसकी जो यूनिट होती है क्या होती है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स होती है। फिर इसके बाद आता है मोलर कंडक्टेंस। अब देखो मोलर कंडक्टेंस, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कितनी कंडक्टेंस है। तो यहाँ पे अपने पास कापा और मोलर कंडक्टेंस के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो देखो यार कि अपना जो मोलर कंडक्टेंस है दैट इज वैसे तो इक्वल टू बाय कापा, वो किसके इक्वल होता है, कापा बाय मोलारिटी के इक्वल होता है। अब इसमें अगर आपकी कापा की यूनिट साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में दी हुई है तो अपने पास फॉर्मूला बनता है कापा इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे आपके पास ये जो मोलर कंडक्टेंस की यूनिट आती है वो आती है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और वहीं पे यहाँ अपने पास अगर कापा आपका साइमन मीटर इनवर्स में दिया हुआ है तो अपना जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा, वो जाएगा कापा अपॉन मोलारिटी इंटू 1000, है ना। और यहाँ पे हमारे पास जो यूनिट आती है ना वो साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल आती है, दैट इज द यूनिट। कूल है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट आएगा, हाँ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को भी देख लो। एक 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस होती है वो क्या होती है आपकी, जो है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होती है। तो बेटा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में सेम टू सेम बात है, बस वहां पे मोलारिटी की जगह नॉर्मेलिटी आ जाता है सेम फॉर्मूला में, और यहाँ पर यूनिट में साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल था ना, तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्यू आप कर सकते हो। फिर इसके बाद अपने पास क्या होता है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कैप एम एंड कैप इक्यू। तो अपने पास क्या होता है कि अपना जो कैप इक्यू होता है ना, देखो यार अपने पास जो कैप इक्यू है वो किसके बराबर है, कैप इक्यू इज इक्वल टू कापा अपॉन नॉर्मेलिटी, और वहीं जो आपका मोलर कंडक्टेंस है दैट इज इक्वल टू कापा अपॉन मोलारिटी। तो अपने पास क्या आएगा कि अपना जो कैप इक्यू है दैट इज इक्वल टू कापा अपॉन नॉर्मेलिटी को हम लिख सकते हैं मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। सो दिस एक्चुअली बिकम्स इक्वल टू आपका जितना मोलर कंडक्टेंस है डिवाइडेड बाय द एन फैक्टर, ये आपका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हो गया। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मोलर कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय एन फैक्टर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास आता है कि यार अगर हम एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में डिबाय-हकल-ऑन-साजर इक्वेशन के मदद से हम एक्सप्लेन करते हैं उसका बिहेवियर डाइल्यूशन के साथ। तो अगर हम कैप एम और रूट सी के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमारे पास लीनियरली डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन प्लॉट आता है, और इस स्ट्रेट लाइन के लिए इक्वेशन हमारे पास बनती है दैट कैप एम इज इक्वल टू कैप एम नॉट माइनस बी रूट सी, जहां पे बी सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं डिबाइस कांस्टेंट है, क्योंकि ये जो इक्वेशन होती है इसको हम बोलते हैं
डिबाय-हकल-ऑन-साजर इक्वेशन। फिर अपने पास ये जो कैपम होता है ये क्या है भाई, ये अपनी मोलर कंडक्टेंस है। ये क्या है भला, मोलर कंडक्टेंस है एट कॉन्सेंट्रेशन सी के ऊपर। और वहीं अपनी जो कैपम नॉट होती है वो क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस है, यानी कि मोलर कंडक्टेंस है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। और जो सी है वो तो अपनी कॉन्सेंट्रेशन हो ही गई। फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट की अगर हम बात करते हैं तो कैपम और रूट सी के बीच में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है। तो आप देख रहे हो वेरिएशन कैसा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं। और फिर हमारे पास आखिर में आता है आपका खोल्ड्राशियस लॉ। खोल्ड्राशियस लॉ कहता है कि अगर आपको एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस कैलकुलेट करनी है तो स्टोशियोमेट्री मल्टीप्लाइड बाय जो इंडिविजुअल आयंस की आयनिक कंडक्टिविटी है ना, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, उनका एल्जेब्रिक सम ले लीजिए तो आपके पास आ जाएगा। फिर अपने पास आता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब जहां पे आपने प्रेशर की वैल्यू 1 बार और टेम्परेचर को 25 डिग्री सेल्सियस और सभी आयंस की कॉन्सेंट्रेशन को 1 मोलर ले लिया है, तो यार वहां पे अपने पास क्या आती है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वहां पे निकल कर आता है। तो दीज आर द स्टैंडर्ड कंडीशंस। फिर ध्यान रखना कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ऑफ एसओपी के बराबर होता है। मतलब कि अगर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिखा है, लिख दिया है तो नेगेटिव कर दो तो एसआरपी आ जाएगा, एसआरपी दिया उसको नेगेटिव लगा दो तो एसओपी आ जाएगा, ठीक है। फिर अपने पास क्या आता है कि यार अपना जो ई नॉट सेल होता है ना बेटा, ई नॉट सेल ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड के बराबर होता है। तो इसके मदद से तुम कोई भी फॉर्मूला जो है कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। बस एक बात को ध्यान रखिएगा कि यहां पर अपना ई नॉट सेल रिडक्शन पोटेंशियल, हम इसकी रिडक्शन पोटेंशियल वाली वैल्यू यूज करते हैं। यहां पर भी इसकी एसआरपी वैल्यू को ही यूज किया जाता है और यहां पे भी इसकी एसआरपी वैल्यू ही यूज की जाती है। तो भले ही आपको रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड दे रखा है, लेकिन भाई तुम्हें जो करना है ना, तुम्हें यूज क्या करना है, इनका रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में ही आपको इसको यूज करना है। फिर आगे बढ़ते हैं, हमारे पास ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। ऑल्सो एक बारी देख लो कि ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग नेचर हम कैसे समझ सकते हैं। तो बहुत बारी ऐसे होता है कि आपको रिडक्शन पोटेंशियल देंगे और पूछेंगे कि कौन अच्छा रिड्यूसिंग या कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ध्यान रखना बेटा, जिसकी एसआरपी वैल्यू ज्यादा होगी, अगर किसी की एसआरपी वैल्यू ज्यादा है तो वो ज्यादा टेंडेंसी रखता है अपने खुद के रिड्यूस होने की। वो सेल्फ का क्या करेगा, रिडक्शन, और ऐसे में वो दूसरे का क्या करवा रहा होगा, ऑक्सीडेशन। तो अगर वो दूसरे का ऑक्सीडेशन करा रहा है तो वो एक बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। तो जिसका एसआरपी ज्यादा होता है वो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। अगर किसी का एसआरपी मान लो कम है, भाई किसी का एसआरपी कम आ जाए तो फिर वहां पर क्या होगा, वो सेल्फ के साथ क्या करेगा बेटा, वो सेल्फ तो ऑक्सीडाइज होगा क्योंकि उसका तो एसआरपी कम है। दूसरे को उसने क्या कर देना है, दूसरे का उसने रिडक्शन करा देना है, तो वो एक बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो यही हमने यहाँ पर लिखा है। फिर आपको पता होना चाहिए डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, और यही अगर मैं इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर दूं तो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल आ जाएगा, जहां पर आपका एफ यानी फैराडेज कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू 96500 कूलम होती है, जो कि 1 मोल कितना चार्ज कैरी करेगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, वो कितना होता है 96500 कूलम के बराबर होता है बेटा। उसके बाद अपने पास क्या होता है कि ये आती है आपकी नर्स्ट इक्वेशन, जहां पर आपका ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी एल एन क्यू है, जहां पर आपका जो क्यू होता है दैट इज द रिएक्शन कोशेंट। फिर इसके बाद जैसे कि आपके पास ये हाफ सेल इक्वेशन है, तो इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन कैसे लिखेंगे कि भाई जो अपना ई सेल है दैट इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस का 2.303 आर टी अपॉन एन एफ, एन इसमें यहाँ पर एन एफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व है, लॉग क्या आ जाएगा 1 अपॉन एम पॉजिटिव यानी कि एन की कॉन्सेंट्रेशन। फिर इसको जब तुम सिंप्लीफाई करते हो ना तो तुम्हारे पास आ जाता है 0.0591 अपॉन एन। मतलब इस पूरी वैल्यू को अगर आप रूम टेम्परेचर पर कैलकुलेट करके लेके चले जाओगे तो आ जाएगा लॉग 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एम पॉजिटिव। बेटा इसी के साथ ये रही आपकी नर्स्ट इक्वेशन, है ना। अगर आपको एक फुल रिएक्शन के लिए लिखना है तो कुछ नहीं, कॉन्सेंट्रेशन बस रिएक्शन कोशेंट लिख लो, क्या बाकी तो सब सेम ही है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स रेज़ टू द पावर देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज़ टू द पावर देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। फिर इसके बाद आती है आपकी नर्स्ट इक्वेशन को हम कैसे जो है फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, उसकी और क्या क्या एप्लीकेशन हो सकती है। तो भाई इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या होता है, ई सेल हमारा 0 बन जाता है, तो ई नॉट सेल इज ई, और क्यू जो है क्यू आपका के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर आ जाएगा। तो हमारा जो ई नॉट सेल होगा दैट विल बी इक्वल टू 2.303 RT अपॉन NF log Kc, ठीक है। तो ये इसके बराबर हो जाता है यहाँ पर, दिस इज द एक्सप्रेशन दैट वील हैव। और वहीं अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछ लें तो देखो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जगह आप क्या लिख दोगे, Ksp लिख दोगे, बाकी एवरीथिंग रिमेन्स द सेम। याद रखना कि अपना जो डेल्टा जी होता है वो माइनस RTln, मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको लिख के बताती हूँ कि बेटा अपना जो डेल्टा जी होता है ना वो माइनस RTln
KEQ के बराबर होता है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू e की पावर माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन RT। और फिर हम कहते हैं कि अगर डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन 0 है तो ऐसे में अपना जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो ग्रेटर देन 1 आएगा। मतलब अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर रही होती है। और वहीं अगर आपके पास बेटा डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लेस देन 1 आएगी, मतलब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी। इसी के साथ आप इसको भी देख लो कि भाई डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, ई पॉजिटिव, आपका टाइप ऑफ सेल क्या है, गैल्वेनिक। नॉन स्पॉन्टेनियस है मतलब डेल्टा जी पॉजिटिव है तो ई सेल आपका नेगेटिव है, तो आपके पास टाइप ऑफ सेल कैसा होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक। और इक्विलिब्रियम पर है डेल्टा जी 0 तो आपका ई सेल 0, तो आपकी इसका मतलब बैटरी जो है डेड पड़ी हुई है। आगे बढ़ते हैं, फिर इसके बाद एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो और सारे के सारे प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ध्यान रख लेना कि किसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाने पर कैथोड और एनोड पर हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट्स आते हैं। बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के ऊपर कितना जो है कैथोड या एनोड के ऊपर कितना प्रोडक्ट डिपॉजिट होगा, डिपेंड करता है आपने कितना करंट पास करवाया। तो हमारे पास क्या आता है, W इज इक्वल टू ZIT, जहां पे आपका जो Z है ना वो इक्विवेलेंट मास अपॉन दी फैराडेज कांस्टेंट होता है, ठीक है। बाकी I क्या है आपका, करंट है, T क्या है, टाइम है। याद रखना कि करंट और टाइम को मल्टीप्लाई कर दें तो भाई ये चार्ज के बराबर भी होता है। फिर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा क्या कहता है कि देखो आपके पास दो अलग अलग इलेक्ट्रोड पर कितना वेट ऑफ प्रोडक्ट डिपॉजिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके इक्विवेलेंट मास के। तो W1 by W2 यानी कि फर्स्ट इलेक्ट्रोड और सेकंड इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो रहा जो प्रोडक्ट होगा W1 by W2 इज इक्वल टू E1 by E2। फिर केमिकल काइनेटिक्स पर आ जाते हैं, तो यहां पर हमें याद ही होगा कि μ1 μ2 μ3 μ4 ये सारे के सारे स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि बेटा टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की कम होती है, तो कॉन्सेंट्रेशन जब हम रिएक्टेंट्स की बात करते हैं उनके स्टोइचियोमेट्रिक को नेगेटिव लेंगे इस चैप्टर में, और क्योंकि टाइम के साथ प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो इसीलिए प्रोडक्ट के लिए जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट आता है वो पॉजिटिव आता है। दूसरा अपने पास आता है रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। तो हमेशा इसकी जो यूनिट होती है वो मोल पर लीटर पर सेकंड होती है। ध्यान रखना अगर रेट को हम चेंज इन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के मुताबिक कर रहे होंगे तो बाहर हम पहले से नेगेटिव साइन लगा के रखते हैं, ठीक है, बाहर हम पहले से नेगेटिव साइन लेते हैं, और वहीं अगर हम चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट देख रहे हैं तो फिर आप बाहर पॉजिटिव साइन ले सकते हो। इसकी यूनिट हमेशा मोल पर लीटर पर सेकंड आएगी। और हमेशा ध्यान रखना कि रेट इज ऑलवेज पॉजिटिव, रेट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इस बात को मैंने बहुत अच्छे से अपने डिटेल लेक्चर में जो वन शॉट है उसमें एक्सप्लेन किया है। डिफरेंशियल रेट लॉ कहता है कि मान लो अगर आपके पास ये इक्वेशन है जहां पर स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c और स्मॉल d रिप्रेजेंट करते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को, तो ऐसे में जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा दैट विल बी इक्वल टू -1 अपॉन a dA अपॉन dt, that will be equal to -1 upon b dB upon dt, and this will be equal to plus का 1 upon c dc upon dt, and this will be equal to plus का 1 upon d dd upon dt। ठीक है यार, dd अपॉन dt। फिर इसके बाद रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की अगर हम बात करें तो देखो जैसे कि यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A कितना होगा, है ना, क्योंकि टाइम के साथ रिएक्टेंट ही डिसअपीयर हो सकता है, तो यार ये इक्वल होगा -dA by dt के। इसका मतलब ध्यान रखना रिएक्टेंट है तो नेगेटिव साइन तो आएगा, लेकिन रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस में स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को इंक्लूड नहीं करते, जबकि रेट ऑफ रिएक्शन में हम स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को इंक्लूड करते हैं। और वहीं अगर मैं बात करती हूँ रेट ऑफ फॉर्मेशन की, तो भाई देखो रेट ऑफ फॉर्मेशन किसकी हो सकती है, फॉर्म तो टाइम के साथ प्रोडक्ट ही हो रहा है, तो मान लो मैं C को ले लेती हूँ, ऐसे आप D भी ले सकते हो, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव आएगा बिकॉज प्रोडक्ट है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर कोई स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं आने वाला, मतलब कि आपको स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करना है। उसके बाद आता है अपना रेट लॉ या फिर रेट लॉ एक्सप्रेशन, जो कि कहता है कि मान लो कि भाई तुम्हारे पास ना एक ये इक्वेशन है ना, या आपके पास A से P बन रहा है, या आपके पास एक जो है रिएक्शन हो रही है, तो वो कहते हैं कि यार इसका जो रेट होगा ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा A की पावर n, यानी कि रिएक्टेंट की जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन है उसकी पावर n के। जब आप ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओगे तो आपके पास रेट कांस्टेंट आएगा, और पावर में जो n होता है ना वो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन किया जाता है। इस इक्वेशन के मदद से, जो इक्वेशन आपके सामने लिखी है, जो बड़ी सिंपल से ट्रिक आपके सामने लिखी है, इसके मदद से आप आसानी से किसी भी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के रेट कांस्टेंट की यूनिट s से 2 मिनट या 1 मिनट में ही फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसके लिए भाई हमें क्या करना होता है, देखो हम क्या कहते हैं कि आपके पास मोल की पावर 1 माइनस है, लीटर की पावर n -1 पर सेकेंड। देखो रेट की यूनिट क्या होती है, मोल
पर लीटर पर सेकेंड, है ना। उसी में यहाँ पे 1 माइनस एन कर दो या n माइनस 1, तो n क्या बन गया आपका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब n की वैल्यू अगर मैं यहाँ 1 रख दूंगी तो मेरे पास यहाँ पर अगर n की वैल्यू 1 रखूंगी तो यूनिट आएगी पर सेकेंड। बेटा n की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 0 रख दूंगी तो यूनिट आएगी मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से डिपेंडिंग अपॉन हमारे पास हम n की वैल्यू को क्या ले रहे हैं उसके मुताबिक हमारे पास जो है ये आ जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर अपने पास मतलब कि किसी के लिए भी जो रेट कांस्टेंट की यूनिट है वो आ जाएगी। अब यार हमारे पास अगर हम बात करते हैं जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स की, तो आपको तीनों के लिए बस 2-3 छोटी छोटी बातें याद रखनी है, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर। तो इसमें आपको सबसे पहले तो तीनों का इंटीग्रेटेड रेट लॉ का एक्सप्रेशन मालूम होना चाहिए और तीनों की हाफ लाइफ मालूम होनी चाहिए, है ना। मैं ग्राफ के ऊपर अलग से एक क्लास लूंगी, तो बेटा ऐसे ही आपको एक 10 से 15 मिनट की सेशन मिल जाएगी जिसमें कि मैं जितने भी ग्राफ्स हैं फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर वो सारे डिस्कस कर रही होगी। एंड इंटरेस्टिंगली ज्यादातर ग्राफ्स काइनेटिक्स चैप्टर में आते हैं। तो यहाँ पे आप करते हो a0 माइनस 80 डिवाइडेड बाय a0 माइनस 80 इज इक्वल टू kT। a0 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट है, 80 कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t है। फिर यहाँ पर इसी में नेचुरल लॉग ले लो। देखो इसको याद करने का तरीका क्या है भाई, इसी में नेचुरल लॉग ले लो, है ना। ln a0 अपॉन ln 80 इज इक्वल टू kT हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर रेसिप्रोकल आ जाता है तो 1 अपॉन 80 माइनस 1 अपॉन a0 हो जाता है एंड दिस इज इक्वल टू kT। अगर हम बात करें यहाँ पर आपकी हाफ लाइफ की, तो यहाँ पर ये a0 अपॉन 2k के बराबर होती है। यहाँ अगर हम हाफ लाइफ की बात करते हैं तो दिस इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, यानी कि ये आपकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करती। एंड यहाँ पे आपकी जो हाफ लाइफ है वो 1 अपॉन a0 k के बराबर होती है। फिर यार अपने पास क्या आता है कि अगर मैं कोलिजन थ्योरी के मुताबिक देखूं तो मेरा रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ओरिएंटेशन फैक्टर के, कोलिजन फ्रीक्वेंसी के एंड e की पावर माइनस ई अपॉन आर टी, राइट। e की पावर माइनस ई अपॉन आर टी में ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी है और ये पूरा रिप्रेजेंट करता है वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल को जो कि एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं। तो आर्रेनियस इक्वेशन क्या कहती है, आर्रेनियस इक्वेशन कहती है k इज इक्वल टू a e की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। बेटा जहां पर k तो तुम्हारा क्या होता है, रेट कांस्टेंट है, फिर a क्या है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है ना। और यहाँ पर इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस जाने तो क्या आपका नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। बेटा a रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स हो सकते हैं, और यहाँ पर ये जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है, उसके बराबर एनर्जी है, और ये रिप्रेजेंट करता है दी टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स को, राइट। आगे बढ़ते हैं, मतलब ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस था। ऑल्सो अगर आप एक बात पर ध्यान देंगे तो हमारे पास जो रिलेशन है वो क्या है, k इज इक्वल टू a e की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। तो इसमें अगर हम लॉग लगा दें दोनों तरफ तो बन जाएगा ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई अपॉन आर टी। और इसी को अगर हम नेचुरल लॉग की जगह लॉग बेस 10 के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा log k इज इक्वल टू log a माइनस ई अपॉन 2.303 आर टी। तो इसके बेसिस पे तुम ग्राफ भी बना सकते हो, log k और 1 अपॉन t के बीच में, या फिर ln k वर्सेस 1 अपॉन t के बीच में ग्राफ भी प्लॉट किया जा सकता है। और दो अलग अलग टेम्परेचर पर फिर दो अलग अलग रिलेशंस को माइनस कर भी हमारे पास एक इक्वेशन आ सकती है जहां पे हम क्या कह सकते हैं कि अपॉन 2.303 r 1 अपॉन t1 माइनस 1 अपॉन t2 इज इक्वल टू log k2 बाय k1। ये काफ़ी यूज होता है आपके जो है यू नो न्यूमेरिकल्स में। फिर रिएक्शन कोशेंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि आपने रेट कांस्टेंट ले लिया दो अलग अलग टेम्परेचर्स पर, और वो टेम्परेचर जिनमें 10 यूनिट का डिफरेंस है ना। तो आपने क्या किया, मान लो रेट कांस्टेंट कैलकुलेट किया 35 डिग्री सेल्सियस पर, फिर उसको डिवाइड कर दिया बाय द रेट कांस्टेंट एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो इनका जो रेशियो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन कोशेंट बोलते हैं, और इसकी वैल्यू 2 या 3 के बीच में आती है एट रूम टेम्परेचर। सो गाइस दैट वाज ऑल। फटाफट से हमने कोशिश की कि हम सारे के सारे फॉर्मुलाज को रिवाइज कर लें। ऐसे ही क्लास 11 के लिए भी एक सेशन आ जाएगा पीडीएफ और भी एक बेटर अरेंज्ड फॉर्मेट में आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। तो मिलते हैं, ऐसी तैयारी करते रहो यार। और आज पहुंचाते हैं हम लोग बढ़िया से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जिसके लिंक इन द कमेंट सेक्शन है। थैंक यू।